नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग संस्कृत साहित्य देख रहे हैं और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ये 6वीं क्लास है। इसके अंतर्गत हम लोग महाकवि भास को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कवि भास, महाकवि भास। इनका समय 450 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व लगभग। तो भास जो है कालिदास से पहले थे, तो 450 ईसा पूर्व के लगभग थे। ये प्रश्न भी बन गया है कि इंपोर्टेंस देखिए, भास कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। ये पीजीटी 2005 में पूछा था। ठीक है, ये कालिदास से पूर्ववर्ती कवि कौन है? भास है। भास जो है कालिदास से पहले के हैं। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत आदर पूर्वक लिया है। ये चीजें जान लीजिए। कालिदास ने, प्रश्न बन सकता है कि कालिदास ने अपने किस नाटक में या किस रचना में भास का नाम आदर पूर्वक लिया है? तो मालविकाग्निमित्रम, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम कहा गया है कि संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को है। जैसे साहित्य में, हिंदी साहित्य में प्रथम एकांकी लिखने का श्रेय जो है जयशंकर प्रसाद को दिया जाता है। पहला एकांकी उन्होंने लिखा। कमेंट करेंगे उन्होंने पहला एकांकी कौन सा लिखा है, क्या नाम है उसका। तो उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में देखा जाए तो सर्वप्रथम, सबसे पहले एकांकी लिखने का श्रेय जो है भास को दिया जाता है। ठीक है, एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। भास के नाटकों में 5 एकांकी नाटक है। भास ने जितने नाटक लिखे, ठीक है, कुल 13 नाटक लिखे हैं, तो 13 नाटकों में से 5 एकांकी है। ध्यान रखेंगे, 5 एकांकी नाटक है। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें 5 एकांकी हैं। तो 5 एकांकी हो गया, 8 नाटक हो गए। ठीक है, 8 नाटक हो गए। यानी मैं बात कर लूं नाटक की, तो नाटक हो गए 8 और एकांकी हो गया 5, तो टोटल हो गए 13। ठीक है, आइए इनके नाटकों की बात कर लेते हैं। इनके नाटक कौन कौन से हैं? पहला इनका नाटक है प्रतिज्ञा योगंध रायण। प्रतिज्ञा योगंध रायण, इसमें 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? पॉइंट को नोट करेंगे, 4 अंक। दूसरा इनका नाटक है स्वप्नवास दत्तम। बहुत चर्चित है, बार बार पूछा जाता है। स्वप्नवास दत्तम बहुत प्रसिद्ध है इनका नाटक है। 6 अंकों में लिखा गया ये नाटक है। तीसरा है पंचरात्र, ये 3 अंकों का है, 3 अंकों का नाटक है। इसके बाद है बालचरित, जो 5 अंकों में लिखा गया है। बालचरित 5 अंकों का नाटक है। एक और इनका प्रसिद्ध नाटक है प्रतिमा नाटक, बहुत बार पूछा गया है। प्रतिमा नाटक जो 7 अंकों में लिखा गया है, 7 अंकों में लिखा गया है। एक और चर्चित इनका नाटक है अभिषेक नाटक, जो 6 अंकों में है। अभिषेक नाटक 6 अंकों में। बात करें अभिमारक, चर्चित होता नहीं है लेकिन 6 अंक, इसमें 6 अंक। एक इनका नाटक अंतिम है
बार बार पूछा जाता है। चारुदत्त जो 4 अंक, च से चारु, च से 4 अंक। ठीक है, टोटल ये इनके 8 नाटक हो गए। पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण जो 4 अंकों में है। दूसरा स्वप्न वासुदत्तम 6 अंकों में है। तीसरा है पंचरात्र जो 3 अंकों में है। चौथा है बालचरित जो 5 अंकों में है। और पांचवा है प्रतिमा नाटक जो 7 अंकों में है। छठा है अभिषेक नाटक जो 6 अंकों में है। अभिमारक जो 6 अंकों में है। चारुदत्त जो 4 अंकों में है। चलिए आगे हम बात करें, कुछ विशेषता है इसकी। जो चारुदत्त नाटक है यह अधूरा है। इसकी कथा जो है अधूरी है और भास के मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा नहीं हो सका था। चारुदत्त इनका अपूर्ण है। ठीक है, 4 ही अंक इसमें हुए थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चारुदत्त नाटक जो है अपूर्ण है, अपूर्ण नाटक है। ठीक है, अब बात करते हैं एकांकी की बात कर लेते हैं। एकांकी इनके 5 हैं। पहले है उरुभंग। तो एकांकी में एक ही अंक होता है, अंक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एकांकी में पहला एकांकी इनका आता है उरुभंग। दूसरी एकांकी है दूतवाक्यम, बहुत बार पूछी गई है। तीसरी है दूत घटोत्कच और चौथी है कर्णभार। पांचवी है मध्यम व्यायोग। ठीक है, तो ये हो गई 5। तो आपको ध्यान रखना है 8, 5, 13 सबसे ज्यादा इन्होंने रचना लिखी। 8, 5, 13 हो गई। अब तक जितने हमने देखा, कालिदास को देखे 7 लिखे हैं। इसके बाद भारवी को देखे, उनका किरातार्जुनीय। इसके बाद हमने देखा माघ को शिशुपाल वधम। श्रीहर्ष को देखे नैषधि चरित। उसके बाद उनके और हम रचनाएं देखें जो केवल उल्लेख मात्र है, लेकिन यहां भास के जो नाटक है 8 नाटक और 5 एकांकी मौजूद हैं, जिसमें चारुदत्त इनका अंतिम नाटक जो अपूर्ण रह गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए इनसे संबंधित, नाटकों से संबंधित कुछ स्टोरी, उसकी कथा क्या है संक्षिप्त में देख लेते हैं। बात करते हैं प्रतिज्ञा योगंधरायण। ये जो नाटक है ये 4 अंकों में लिखा गया है। इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी यही है कि इसमें जो है राजा उदयन है और उनकी प्रेमिका वासुदत्ता से प्रेम का वर्णन है और उनका विवाह वर्णन है। यानी प्रेम और विवाह वर्णन है उदयन और वासुदत्ता का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रतिज्ञा योगंधरायण में उदयन और वासुदत्ता ये नायक नायिका हैं। इनका प्रेम और विवाह का वर्णन है। ठीक है, उदयन और वासुदत्ता। उसके बाद अगला नाटक हम देखें तो स्वप्नवास दत्तम बहुत बार पूछा जाता है। 6 अंकों में लिखा गया है। इसमें क्या है? इसमें भी वासुदत्ता है, लेकिन इसकी स्टोरी क्या है? मंत्री योगंधरायण का, ये मंत्री है योगंधरायण, वही कथा है, आगे बढ़ रही है। तो मंत्री योगंधरायण का वासुदत्ता अग्नि में जलकर मर गई। तो मंत्री योगंधरायण का इस प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराने का वर्णन। अब योगेंद्रायण जो है नहीं चाहते हैं कि उदयन का जो है विवाह, ठीक है, वासुदत्ता से हो। ठीक है,
यानी इसमें तो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में जो है वहाँ विवाह वो दूसरा नाटक है, उसी का जो है ये दूसरा रूप है। इसमें थोड़ा और बढ़ा करके लिखा गया है। तो इसमें स्टोरी ये दिखाया गया है कि जो मंत्री योगेंद्रायण है, ठीक है, वो ये चारों ओर फैलाते हैं कि वासुदत्ता जो है मर गई। ठीक है, ये प्रवाद क्या करते हैं, फैलाते हैं कि वासुदत्ता अग्नि में जलकर मर गई। और उदयन का जो है पद्मावती से विवाह करा देते हैं। पद्मावती से क्या करा देते हैं, विवाह कराने का वर्णन है। ठीक है, तो स्वप्न वासुदत्तम में जो है वासुदत्तों के अग्नि में जलकर मर जाने के प्रवाद फैलाया गया है योगेंद्रायण के द्वारा। और उदयन का जो विवाह है वो वासुदत्ता से न करा करके पद्मावती से कराया गया है। ठीक है, इसी का वर्णन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में उदयन और वासुदत्ता का प्रेम और विवाह वर्णन है, लेकिन स्वप्न वासुदत्तम में जो है उदयन का पद्मावती से विवाह होता है, वासुदत्ता से नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है योगेंद्रायण जो है वो क्या करता है कि बताता है कि वासुदत्ता नहीं रही, वो अग्नि में जलकर मर गई। अगला इनका नाटक देखिए, तो इनका जो नाटक है पंचरात्र, अगला जो नाटक है पंचरात्र है, ये 3 अंकों में लिखा गया है। इसमें क्या है कि इसमें यज्ञ की समाप्ति होती है और द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी। यज्ञ की जब समाप्ति होती है तो द्रोण यानी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी, ठीक है, कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। तो यज्ञ करा रहे हैं द्रोणाचार्य, और यज्ञ जब समाप्त होता है, ठीक है, यज्ञ जब समाप्त होता है तो द्रोणाचार्य कहते हैं दुर्योधन से, दुर्योधन जो है जमीन नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है पांडवों को, तो वो द्रोण जो है दुर्योधन से दक्षिणा के रूप में कि मुझे दक्षिणा के रूप में जो है आप पांडवों को आधा राज्य दे दो। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि तुमने जो है मुझे दक्षिणा दे दी। ठीक है, जैसे होता ना कि कुछ भी सीखने के बाद जो है या कुछ भी यज्ञ समाप्ति या जो भी कराने के बाद गुरु को जो है गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो दुर्योधन उनसे पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तो इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आप जो है पांडवों को गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों को जो है आधा राज दे दो। इसी का वर्णन जो है पंचरात्र में है। ठीक है, पंचरात्र में 3 अंकों का है ये। इसके बाद अगला नाटक आता है बालचरित, जो 5 अंकों का है। बालचरित 5 अंकों का। इसमें श्री कृष्ण, इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर और कंसवध तक की कथा का वर्णन मिलता है। ध्यान से समझेंगे, इसमें जो है श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की कथा का वर्णन है बालचरित में, क्योंकि कंसवध जो है बालक रहते हुए करते हैं। ठीक है, कंस का वध जो है वो बालक के रूप में ही करते हैं, और बड़े होने पर नहीं करते, अभी बालक ही रहते हैं तभी करते हैं। ठीक है, 10 साल 12 साल के बालक रहते हैं तभी जो है कंस का वध होता है। तो बालचरित के अंतर्गत 5 अंक है, और 5 अंक में ये स्टोरी है कि कृष्ण का जन्म होता है वहां से लेकर के, और जब तक वो कंस का वध नहीं कर देते हैं, ठीक है, तब तक की कथा का वर्णन इसमें मिलता है बालचरित में। तो बालचरित में श्री कृष्ण के बाल वर्णन है। ठीक है, और कहाँ तक का बाल वर्णन है, तो जन्म से लेकर के कंसवध तक का। आगे आते हैं, अगला नाटक इनका है 5वां प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक 7 अंकों में है। ध्यान से देखेंगे, प्रतिमा नाटक में जो है रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित की गई है। एक प्रकार से रामायण है। प्रतिमा नाटक क्या है, रामायण है, यानी रामायण की ही कथा को संक्षेप में वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलें। अब तक कृष्ण का चल रहा था। ठीक है, अब तक किससे चल रहा था, तो कृष्ण से चला, पांडवों वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद बाल वर्णन भी आ गया, लेकिन अब राम पे आ गया। तो प्रतिमा नाटक रामायण की संक्षिप्त कथा है या संक्षेप में वर्णित कथा है। आगे देखें हम, तो अगला नाटक इसका है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक ये 6 अंकों में है। इसमें क्या वर्णन मिलता है, इसमें वर्णन मिलता है कि रामायण के किष्किंधा कांड, रामायण में आप देखे होंगे किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक, युद्ध कांड
मतलब लंका कांड। ठीक है, लंका में ही तो युद्ध होता है। तो रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। ठीक है, किष्किंधा कांड से लेकर के युद्ध का, किष्किंधा कांड में बाली को मारा जाता है, सुग्रीव को राज दिया जाता है, तो वही कथा है। तो वहां से लेकर के और युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में लिखी गई है। ठीक है, अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। और अभिषेक में फिर क्या होता है कि जब युद्ध कांड में रावण मारा जाता है तब जो है रावण के वध के बाद जो है राम का राज्याभिषेक होता है, इसका भी वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभिषेक नाटक में किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक की सारी कथा लिखी गई है संक्षेप में, जिसमें रावण के वध के बाद जो है राम का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। ठीक है, आ जाइए अगले नाटक की बात करें। अभिमारक नाटक जो 6 अंकों में लिखा गया है। अभिमारक नाटक जो 6 अंकों में लिखा गया है, इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी है कि राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज राजा हैं, उनकी पुत्री कुरंगी, ठीक है, या भोजे समझ लीजिएगा। तो राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय और विवाह का वर्णन है, प्रणय विवाह का वर्णन है। ठीक है, प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है। किसका? अभिमारक और कुरंगी। अभिमारक नाटक 6 अंकों का है, जिसमें राजकुमार अभिमारक है, उसी के नाम पर इस नाटक का नाम अभिमारक रख दिया गया है। ठीक है, तो अभिमारक का जो प्रणय विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है कुरंगी के साथ। कुरंगी जो है कुंती भोज की पुत्री है, इसी का वर्णन इसमें मिलता है। आ जाइए, अगला नाटक हमको मिलता है चारुदत्त, जो अपूर्ण रह गया, अधूरा रह गया। 4 अंक इसका है। इसमें क्या है? इसमें निर्धन किंतु उदार मना ब्राह्मण चारुदत्त कह रहा है कि इसमें जो है, इसमें गरीब, निर्धन किंतु उदार, दयालु एक ब्राह्मण है जिसका नाम चारुदत्त निर्धन है, गरीब है, दयालु है। ठीक है, और वसंत सेना नाम की वेश्या, और एक जो है बसंत सेना नाम की वेश्या है। ठीक है, तो एक गरीब, निर्धन, दयालु ब्राह्मण चारुदत्त और बसंत सेना नाम की एक वेश्या के प्रणय का वर्णन किया गया है, प्रेम वर्णन है। ठीक है, इसमें भारत वाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें भरत वाक्य नहीं है और साथ में यह कथा भी अधूरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है, चारुदत्त 4 अंकों में लिखा गया है, जिसमें ब्राह्मण चारुदत्त जो निर्धन है और बड़ा दयावान है, उसकी प्रेम कथा है बसंत सेना नामक एक वेश्या के साथ, उसी का वर्णन इसमें मिलता है। आगे लिखा जा रहा है कि संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह नाटक अपूर्ण रहा। उम्मीद लगाया जाता है कि यह नाटक क्यों अपूर्ण रह गया। हो सकता है भास की मृत्यु हो गई हो। ऐसा माना जाता है कि इसी नाटक के आधार पर शूद्रक ने अपनी मृच्छकटिक नाटक लिखा और भास की कथा को पूर्ण किया। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। इसी नाटक के आधार पर शूद्रक ने एक कथा लिखी है, मृच्छकटिक। ठीक है, वो उसमें जो है भास की इसी कथा को, चारुदत्त जो कथा है, उसी कथा को उसने क्या कर दिया, अपने नाटक में पूर्ण कर दिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो आप अगर ऐसे प्रश्न बने कि शूद्रक के किस नाटक में भास के चारुदत्त नाटक का, ठीक है, अगली कड़ी या आगे की कड़ी दिखाई पड़ती है, तो आप कह सकते हैं कि शूद्रक के नाटक मृच्छकटिक में। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हो गए। मृच्छकटिक शूद्रक का जो नाटक है, उसकी स्टोरी चारुदत्त से मैच करती है। ऐसा लगता है कि चारुदत्त नाटक का ही अगला भाग है। भास के 2 नाटक अब देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि भास के 2 नाटक
स्वप्नवास दत्तम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, ये दोनों ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ये दोनों जो है ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि दोनों में जो है उदयन है और स्वप्नवास दत्ता है और पद्मावती है और योगेंद्रायण है। तो ये जो है 4-5 इसमें पात्र हैं, ठीक है, जो ऐतिहासिक पात्र है, इसलिए ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो गई। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक यानी नाटकीय व्यंग का सुंदर समन्वय किया है। पताका स्थानक का मतलब होता है नाटकीय व्यंग। तो भास ने अपने नाटकों में नाटकीय व्यंग का सुंदर समन्वय किया है, ठीक है, नाटकीय व्यंग का सुंदर समन्वय किया है। भास किस शैली में लिखते हैं? तो वैदर्भी। कालिदास भी वैदर्भी शैली में, वैदर्भी शैली में। भास की शैली पूछे या रीति पूछे तो आप क्या लगाएंगे? वैदर्भी रीति या वैदर्भी शैली। उनकी शैली में शैली के तीनों गुण विद्यमान हैं। उनकी जो शैली है, उनके शैली में तीनों गुण विद्यमान है। कौन कौन? प्रसाद, माधुर्य और ओज। प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, तीनों गुण मौजूद हैं भास की शैली में। प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, तीनों गुण क्या है? मौजूद हैं। भास की शैली पर वाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव पड़ा है। भास की शैली पर देखा जाए तो वाल्मीकि के रामायण का विशेष प्रभाव पड़ा है। अगर प्रश्न बने कि किस आचार्य या संस्कृत नाटककार के ऊपर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव पड़ा है, तो आप कह सकते हैं भास। भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। ये देखिए 24 छंदों का प्रयोग। इनमें मुख्य 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग इन्होंने भास ने अपने नाटकों में किया है। इनमें से अगर मुख्य छंद की बात करें तो यहां दिया गया है। अब छंद देख लीजिए उस समय के कौन कौन है। अनुष्टुप छंद, बसंत तिलिका, शार्दूल, विक्रीडित, उपजाति, मालिनी, पुष्पिताग्र, वंशास्त्र। ये सब जो है ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन, ऐसे आप देख लेंगे ताकि दिमाग में रहे। ये चीजें रहे कि 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग भास उस समय किए थे, ये सोचने की बात है। भास के नाटकों में मुख्यतः श्रृंगार और वीर रस प्रमुख है। प्रश्न आया कि भास के नाटकों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से श्रृंगार रस मिलेगा और वीर रस मिलेगा। श्रृंगार रस, वीर रस दोनों मिलेगा, क्योंकि दोनों प्रकार के इनके नाटक हैं, ठीक है। श्रृंगार रस ज्यादा दिखाई देते हैं, वीर रस भी है, तो दोनों है। भास के नाटकों में मुख्यतः श्रृंगार रस और वीर रस दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमने दिखा दिया। अब आप लोगों की रही बात ये कि सर पीडीएफ मिल जाता, ठीक है, पीडीएफ मिल जाता तो हम लोग जो है इसको पढ़ लेते, तो ये हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरा करा देंगे, ठीक है। ये आपको पीडीएफ के रूप में हम टाइप करा के आप लोगों के पास पहुंचा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले आप इसे अच्छे से पढ़िए, इसे समझिए, ठीक है। बाकी जो है हम पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है, इसे टाइप करके, ठीक है। चलिए ऐसे भी सेंड कर देंगे, यही पीडीएफ सेंड कर देंगे, और दूसरी चीजें इसे टाइप करा के भी अच्छे से, ठीक है, और चीजें इसमें जोड़ करके उसके बाद आप लोगों के पास शेयर कर देंगे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, इनसे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। प्रश्नोत्तरी के रूप में हम देखें तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? देखिए 2005 में पूछा गया है ये प्रश्न। कहां पूछा गया है? 2005 में पूछा है ये प्रश्न, पीजीटी 2005 कि कालिदास से पूर्ववर्ती कवि कौन है? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? भास है। फिर पूछा है दूसरा प्रश्न,
कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? कौन सा नाटक भास द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए, मृच्छकटिकम, दूतवाक्यम, मध्यव्यायोम और उरुभंग। तो कौन सा नाटक है जो भास द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आपने देखा कि मृच्छकटिकम जो है ये भास के द्वारा नहीं लिखा गया। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये किसके द्वारा लिखा गया आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो को पीछे किए बिना पीछे किए हुए आप आंसर कर देंगे कि कौन सा आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि प्रश्न हम पूछे तो आप लोग जो है अब पीछे चले कि रुकिए देखें क्या था, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे, संस्कृत के इन कवियों को आरोही काल, अब देखिए ये प्रश्न दूसरा वाला जो है कब पूछा गया है ये भी आप लोगों को मैं दिखा दूं। पीजीटी 2010 में 10 में ये प्रश्न बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कौन सा प्रश्न बना है। संस्कृत के इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। संस्कृत के जो यहाँ कवि दिए जा रहे हैं उनको आरोही कालक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। अच्छा, आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हमने छोटा कर रखा था, शायद हो सकता है स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई न दिया हो, ठीक है। तो मैं फिर से ये बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन को जो है बड़ा नहीं किया। तो चलिए अब जो है ये आपको फिर से दिखा देता हूँ, पहला क्वेश्चन, इसके बाद अब जो है ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संस्कृत के इन कवियों को आरोही कालक्रम में क्या करिए, व्यवस्थित कीजिए। और इसके लिए विकल्प यहाँ है। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले जो आएंगे भास आएंगे। सबसे पहले कौन आएगा? भास। उसके बाद कालिदास, भवभूति और श्रीहर्ष तब आएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए 4 नंबर पे आते हैं। भास के किस नाटक की कथा अधूरी है? देखिए ये प्रश्न बन गया कि भास के किस नाटक की कथा अधूरी है, तो चारुदत्त, ठीक है। चारुदत्त नाटक जो है 4 अंक में है, ये अधूरा रह गया क्योंकि भास की जो है कहा जाता है कि भास की मृत्यु हो गई थी, तो ये नाटक क्या रह गया, अधूरा रह गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 5 नंबर का ये प्रश्न है। 5 नंबर का ये प्रश्न है कि भास ने एकांकी लिखे हैं। भास ने कितने एकांकी लिखे हैं? तो अभी हमने देखा कि भास के द्वारा जो एकांकी लिखी गई उनकी संख्या 5 है, उनकी संख्या 5 है। छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है, भास के किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है? भास के किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है? तो आपका यहां आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, भास के किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है? बालचरित कृष्ण से संबंधित है, इसमें है नहीं। अभिषेक नाटक में जो है ये जो है रामायण की पूरी कथा संक्षेप में नहीं है, यहाँ जो है केवल राम जी जो है, राम जी का वर्णन जो किष्किंधा कांड से लेकर के, यानी रामायण का किष्किंधा कांड से लेकर के युद्ध कांड तक का वर्णन है, और राम जी का जो राज्याभिषेक है, बस इसी का वर्णन है। लेकिन यहाँ पूछा है रामायण की पूरी कथा संक्षेप में, तो पूरी कथा संक्षेप में यहाँ मिलेगी प्रतिमा नाटक में, ठीक है, प्रतिमा नाटक में। अगला प्रश्न है कि महाकवि भास की शैली है, तो महाकवि भास की शैली क्या है? वैदर्भी शैली है। कौन सी शैली है? वैदर्भी है, जिनमें तीनों गुण मिलते हैं, ओज, प्रसाद, ठीक है। आ जाइए अगला देखें, ठीक है। हाँ, ओज गुण, प्रसाद गुण और एक गुण है माधुरी गुण। आ जाइए, संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय, तो देखिए ये भी प्रश्न बना है कि संस्कृत में सबसे पहले एकांकी लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भास को ही प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले यही थे, इनसे पहले कोई संस्कृत का कवि ही नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है? ऐतिहासिक घटना पर, तो हम देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा है?
तो यहां देखिए हम स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ठीक है। और एक और है प्रतिज्ञा योगंध रायण, ये भी जो है इनका ऐतिहासिक घटना पर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले। प्रतिमा नाटक में अंक हैं। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? तो प्रतिमा नाटक में जो है 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंकों में लिखा गया है प्रतिमा नाटक। ठीक है। इसका संबंध किससे आप लोग कमेंट करेंगे? रामायण से, कृष्ण से, किससे? और अंतिम प्रश्न है, कवि भास से अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। यह जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। जीआईसी प्रवक्ता 2015 में यह पूछा गया है। ठीक है। कौन सा है? तो प्रतिमा नाटक लिखा ही गया है, स्वप्नवास दत्तम लिखा ही गया है, प्रतिज्ञा योगंधरायण लिखा ही गया है। ठीक है। महाभाषम, तो महाभाषम नहीं लिखा गया है, इनके द्वारा नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने महाकवि भास को क्या कर दिया, इसमें कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में हम राजशेखर को देखेंगे। ठीक है। राजशेखर को देखेंगे। इसके बाद मुझे लगता है संस्कृत में जो है 3-4 वीडियो और बनेंगे, पूरा संस्कृत जो है कवर हो जाएगी। इसके बाद एक जो है इसका मैराथन बना देंगे। ठीक है। 3-4 घंटे का जो होगा, जिसमें पूरा एक ही वीडियो में पूरा संस्कृत कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों को पीडीएफ भी हम क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।